नमस्कार दोस्तों। हमने अब तक जितने हमने वीडियो बनाए थे और जो भाषा विज्ञान को जिस विषय को लेके हम चले थे, उसका आज मैं प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। ठीक है जी। हमारा एक जो विषय था वो कंप्लीट हो गया था और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इसके बाद आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। ठीक है। तो हमने जितने अभी तक जितने पढ़े थे, जितनी भाषाएँ थी, जितनी हमने पढ़ ली थी, उनकी बहुत सारी जो नेट के सिलेबस में जिस तरह से लगी हैं, उस तरह से हमने उस तरह से पढ़ने का एक प्रयास किया था। ठीक है। और उसी तरह से मैंने प्रश्न बनाने का भी प्रयास किया है। तो स्तर वही रहेगा और ये जो प्रश्न हैं, इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके नेट जेआरएफ में, कॉलेज कैडर की जितनी परीक्षाएं होती हैं, पीजीटी में, टीजीटी, जितनी भी हिंदी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होंगी, उसमें ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे विशेष रूप से नेट जेआरएफ के लिए। और इनका स्तर जो है, जो प्रश्न बनाए हैं मैंने, इनका स्तर भी उसी तरह का होगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो पहला हमारे प्रश्न सामने जो प्रश्न है, पहला प्रश्न जो है वो है कि शिलालेख ही प्राकृत के नाम से किस भाषा को जाना जाता है। ठीक है। तो इसके जो ऑप्शन है हमारे पास, चार विकल्प हैं। तो संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। इसके संबंध में एक बात बताऊं आपको, तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और पॉज करने के बाद आप अपना जो आपको उत्तर आता है उसको आप मन में सोचिए और आपका जो स्कोर बनता है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ठीक है। तो शिलालेख ही प्राकृत के नाम से पाली भाषा को जाना जाता है। ठीक है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है हमारे सामने, रामायण और महाभारत महाकाव्यों की रचना किस संस्कृत में हुई है। ठीक है। तो हमारे सामने जो विकल्प हैं वो है संस्कृत, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत और इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ आप वीडियो को पॉज करिए और अपने जो प्रश्न है, आपके जो उत्तर विकल्प आपका सही होता है उसको अपने मन में रखिए। तो इसका सही उत्तर होगा ख, वैदिक संस्कृत। ठीक है। और उसके बाद हमारे सामने जो प्रश्न अगला है वो है तत्कालीन समय में अपभ्रंश के मुख्यतः कितने रूप प्रचलित थे। ठीक है। ये सारे प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हमने पहले पढ़ लिए हैं। अगर आप इन प्रश्नों को नहीं देखे हैं अपने, तो वीडियो को देख लीजिए, प्लेलिस्ट सारी बनी हुई है। प्लेलिस्ट का नाम है यूजीसी नेट पहली इकाई भाषा विज्ञान। ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो तत्कालीन समय में अपभ्रंश के मुख्यतः कितने रूप प्रचलित थे, 5 रूप प्रचलित थे, 6, 7 या 8। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ग, 7। ठीक है। अब हमारे सामने अगला प्रश्न है कि वैदिक संस्कृत में कितने वचन थे। ये एक व्याकरणिक विशेषता है वैदिक संस्कृत की, ये हमने पढ़ लिया था। तो वैदिक संस्कृत में कितने वचन थे, 2, 3, 4 या 5। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ख, 3। ठीक है। हम देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है। वेद पुराण अरणय ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई है। ठीक है। वैदिक संस्कृत में हुई है, लौकिक संस्कृत में हुई है, पाली या प्राकृत में हुई है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है क, वैदिक संस्कृत। ठीक है जी। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्योंकि समय का अभाव है तो आप भी जल्दी जल्दी इन प्रश्नों का उत्तर देंगे और मुझे भी जल्दी है। ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी का विकास कौन से अपभ्रंश से होता है या भ्रंश के कौन से रूप से होता है। ठीक है। तो इसका जो विकल्प हैं वो हैं अर्धमागधीय अपभ्रंश, मागधीय अपभ्रंश, सौरसैन्य अपभ्रंश और पैशाची अपभ्रंश। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ग, सौरसैन्य अपभ्रंश। ठीक है। हम हमारे पास अगला प्रश्न है, राजस्थानी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से होता है। ठीक है। मागधीय अपभ्रंश से होता है, सौरसैन्य अपभ्रंश, अर्धमागधीय अपभ्रंश या ब्राह्मण अपभ्रंश से। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ग, सॉरी ख है इसका सही उत्तर, सौरसैन्य अपभ्रंश। ठीक है। और इसके बाद अगले प्रश्न पे हम जल्दी जल्दी चलते हैं। ठीक है। अवधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से होता है। ठीक है। 8वां जो प्रश्न हमारे सामने है वो है अवधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से होता है। तो अवधी का विकास के लिए हमने 4 जो विकल्प है हमारे सामने वो है मागधी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, सौरसैन्य अपभ्रंश या अर्धमागधी अपभ्रंश। तो इसका जो सही उत्तर है वह है अर्धमागधी अपभ्रंश, घ। ठीक है। तो अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, असमिया और उड़िया का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है। तो इसके जो विकल्प हैं वो है मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश और पैशाची अपभ्रंश। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है क, मागधी अपभ्रंश। ठीक है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहारी हिंदी की बोली नहीं है इनमें से। ठीक है। तो विकल्प है मगही, भोजपुरी, मागधी और मैथिली। तो ये सारे जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको देखने होंगे तो आप प्लेलिस्ट में यूट्यूब चैनल की देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा मागधी। ठीक है।
प्रश्न संख्या 11 पे हम चलते हैं। हिंदी प्रदेशों में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली बोली जाती है? आप प्रश्नों का स्तर देख के खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह के प्रश्न बनने की संभावनाएं होती हैं और इस तरह से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो हिंदी प्रदेशों में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली बोली जाती है? आपके विकल्प हैं खड़ी बोली, ब्रजभाषा, भोजपुरी और अवधी भाषा। तो इसका सही जो जवाब है वो है ग, भोजपुरी। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न, तो पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? आपके विकल्प रहे खस अपभ्रंश या सौरसैनी अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है खस अपभ्रंश या सौरसैनी अपभ्रंश। देखिए, जैसे जो प्राचीन भाषा विज्ञानी थे उन्होंने खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का विकास माना है। ठीक है, परंतु जो आधुनिक विद्वान हुए हैं उन्होंने सौरसैनी अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का विकास माना है और इसको सौरसैनी अपभ्रंश से ही विकसित माना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंधु शब्द का हिंदू किन लोगों ने बनाया? ठीक है, ये पहले हम देख चुके हैं वीडियो में, आप देखिएगा। तो सिंधु शब्द का हिंदू किन लोगों ने बनाया, इसके संबंध में शायद इस तरह से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, ग्रीक लोग, ईरानी लोग, जो फारस के लोग थे, जर्मन लोग या रोमन लोग। तो इसका जो सही विकल्प है वह है ख, ईरानी लोग यानी कि फारसी के लोग। जो सिंधु शब्द था इसको जो फारसी के लोग थे, फारसी भाषा में श को ह पढ़ा जाता था, तो इस तरह से सिंधु से हिंदू बना था। ठीक है, तो ये ईरानी लोग या फारस के लोग थे। ठीक है, अब इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, भाषा की विशेषता नहीं है। ठीक है, अब भाषा के संबंध में भी हमने देख लिया था, तो भाषा की विशेषताओं की बात करें तो इसमें 4 विकल्प मैं आपको देता हूँ। परिवर्तनशील होती है भाषा, अपरिवर्तनशील होती है, संप्रेषण का माध्यम है, भावों का आदान प्रदान है। ठीक है, तो इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है भाषा की? तो ये अपरिवर्तनशील नहीं बल्कि परिवर्तनशील होती है। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है ख। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी शब्द किस भाषा का है? ठीक है, हम हिंदी भाषा के बारे में पढ़ते हैं तो हमें हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में पता होना चाहिए कि हिंदी शब्द कौन सी भाषा का है। ठीक है, तो आपके सामने विकल्प रखता हूँ, अरबी भाषा, फारसी भाषा, रोमन भाषा या हिंदी भाषा। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है फारसी भाषा। मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है, तो आप जो है वो इनको वीडियो को पॉज करके अपने जो विकल्प सोचा है उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ के मन में फिर उसको देखिएगा कि मैं कौन सा विकल्प देता हूँ आपको। ठीक है, तो आपको विकल्प जो है वो अच्छे तरीके से मन में रख के फिर आपने वीडियो को पॉज करके देखना है। ठीक है, अब इसके सामने बाद जो प्रश्न आता है हमारे सामने वो है कि खड़ी बोली का विकास अपभ्रंश के कौन से रूप से होता है? प्रश्न संख्या 16। तो आपके सामने विकल्प हैं मागधी अपभ्रंश, सौरसैनी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश या ब्राचड़ अपभ्रंश। ठीक है, तो खड़ी बोली का जो विकास है वो होता है सौरसैनी अपभ्रंश से। इसका जो सही विकल्प है वो है ख। ठीक है, और इसके बाद हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले हमें कहाँ मिलता है? ठीक है, तो आपके सामने मैं विकल्प रखता हूँ, महाभारत में, पतंजलि के महाभाष्य में, अमीर खुसरो की रचनाओं में, विद्यापति की रचनाओं में। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है पतंजलि के महाभाष्य में। ठीक है, इसका ख सही उत्तर है। ठीक है जी, और इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी कौन सी भाषा में रचित है? ठीक है, प्रश्न संख्या 18। पाणिनि की अष्टाध्यायी कौन सी भाषा में रचित है? वैदिक संस्कृत में, लौकिक संस्कृत में, पाली या अपभ्रंश में? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है लौकिक संस्कृत, ख इसका सही विकल्प है। ठीक है, और इसके बाद हमारे सामने प्रश्न संख्या 19 आती है कि कौन सी भाषा पाली से अधिक साम्य रखती है? किसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था और मैं इसको पढ़ा चुका हूँ और इसके संबंध में बहुत विस्तृत में आपको बता भी चुका हूँ, तो आप उन वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपने देख ली हैं तो आपको पता होगा। ठीक है, तो कौन सी भाषा पाली से अधिक साम्य रखती है? प्रश्न संख्या 19। तो इसके जो विकल्प हैं वो है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या बघेली। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है ग, अवधी भाषा। ठीक है जी, और इसके बाद हमारे सामने प्रश्न संख्या 20 आता है कि कौन सी भाषा सीधे संस्कृत से विकसित मानी जाती है? कई विद्वान जो है वो कौन सी भाषा जिसको संस्कृत से सीधे विकसित मानते हैं? ठीक है, तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ, इसको भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या अबहट, ये आपके विकल्प हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ख, यानी कि प्राकृत। प्राकृत को कई विद्वान जो है सीधे संस्कृत से विकसित मानते हैं।
ठीक है। अब इसके बाद हमारे सामने प्रश्न संख्या 21 की बौद्ध धर्म की भाषा मानी जाती है, यानी कि बौद्ध धर्म की जो भाषा है वो कौन सी थी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या आभाटी। ये 4 विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है क, पाली भाषा। ठीक है। और इसके बाद हमारे सामने प्रश्न संख्या 22 है। तो जैन धर्म की भाषा मानी जाती है, जैन धर्म की भाषा कौन सी है। ठीक है। तो आदिकालीन जो भाषा थी, जो आदिकाल में जैन हुए हैं, तो उनकी भाषा, आदिकाल की भाषा को पता ही है, अपभ्रंश भी थी। तो इसका सही जो जवाब है वो है विकल्प 3 है इसका, अपभ्रंश। ठीक है, जैन धर्म की भाषा तो आपने आदिकाल में पढ़ा होगा। अब हमारे सामने अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23, अपभ्रंश का उत्तरवर्ती रूप क्या कहलाता है। ठीक है, अपभ्रंश का उत्तरवर्ती रूप क्या कहलाता है। आपके सामने विकल्प हैं शौरसैनी अपभ्रंश, अबहट, पश्चिमी हिंदी या मागधी अपभ्रंश। तो इसका जो सही जवाब है वो है ख, अबहट कहलाता है। ठीक है जी। और इसके बाद प्रश्न संख्या 24, आधुनिक हिंदी का जन्म किस भाषा से होता है। तो ये प्रश्न हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और नेट, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि जो परीक्षाएं होती हैं उनमें ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारे सामने 4 विकल्प हैं, आधुनिक हिंदी का जन्म किस भाषा से होता है। तो इसके हमारे 4 विकल्प हैं। प्राकृत से होता है अपभ्रंश, शौरसैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश। तो इसका जो जन्म है आधुनिक हिंदी का वो होता है अपभ्रंश के उत्तरवर्ती रूप अबहट से। ठीक है, तो अपभ्रंश भी कह सकते हैं हम। तो अगर विकल्प में अबहट नहीं है तो अपभ्रंश आएगा, अब अगर अपभ्रंश नहीं है तो अबहट आएगा। दोनों विकल्प नहीं हो सकते। अगर दोनों हुए तो इस तरह से, जैसे मैंने लिखा है ख, उस तरह से होंगे। ठीक है। इसके बाद हम अगले प्रश्न पे प्रस्थान करते हैं। अपभ्रंश का समय माना जाता है, जो अपभ्रंश भाषा थी उसका समय क्या माना जाता है। ठीक है, इसके 4 विकल्प मैं आपके सामने रखता हूँ। 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच। ठीक है, इसके बाद हमारे सामने विकल्प है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच, या उसके बाद ग है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच, या 1000 ईस्वी के बाद। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ग, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच अपभ्रंश का समय माना जाता है। अब प्रश्न संख्या 26 पे हम चलते हैं। डिंगल भाषा किसके योग से बनती है। ठीक है, या किसके योग से बनी है। अपभ्रंश जमा ब्रज, अपभ्रंश जमा राजस्थानी, अपभ्रंश जमा अवधि, इनमें से कोई नहीं आ। ठीक है, तो ये 4 विकल्प हमारे सामने हैं। तो जो डिंगल भाषा है वो बनती है अपभ्रंश और राजस्थानी के योग से। तो इसका जो विकल्प है, विकल्प संख्या ख। ठीक है, विकल्प ख इसका सही है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न कि पिंगल भाषा किसके योग से बनती है। इस तरह के प्रश्न बनने की संभावनाएं होती हैं, तो ये हमें याद करने चाहिए। पिंगल के लिए जो विकल्प हैं अपभ्रंश जमा अवधि, अपभ्रंश जमा ब्रज, अपभ्रंश जमा मागधी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये 4 विकल्प हमारे सामने हैं। तो पिंगल भाषा जो विकसित होती है, पिंगल भाषा जो योग बनता है वो है अपभ्रंश और ब्रज के योग से पिंगल बनती है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 28 को हम देखते हैं। बिहारी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, तो बिहारी हिंदी का जो विकास है वो किस अपभ्रंश से हुआ। विकल्प आपके सामने हैं। आप वीडियो को पॉज करके और अपने जो आपके मन में जो इसका उत्तर आता है उसको सोचिएगा, और फिर जब मैं बताऊंगा सही उत्तर उसका भी आप मूल्यांकन करिएगा खुद का। ठीक है, और आपके जितने स्कोर बनते हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि आप कितना करते हैं, कितना आपको याद होता है, जो मैंने पढ़ाया है आपको कितना समझ आता है, इससे मुझे पता चलेगा। तो बिहारी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो विकल्प हैं अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश या ब्राह्मण अपभ्रंश। तो इसका जो विकल्प है वो जो सही विकल्प है ख, मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास होता है। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न संख्या 29 पे हम चलते हैं। कुमाऊनी बोली पहाड़ी हिंदी के किस रूप से विकसित है। तो मैं ये पढ़ा चुका हूँ क्योंकि इसका स्तर थोड़ा हाई है। ठीक है, तो इसके जो विकल्प हैं वो है पश्चिमी पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ी, केंद्रीय मध्यवर्ती पहाड़ी, या इनमें से कोई नहीं। ये 4 विकल्प हमारे सामने हैं और इसका जो सही विकल्प है वो है ग, केंद्रीय मध्यवर्ती पहाड़ी से कुमाऊनी और गढ़वाली हिंदी का विकास होता है। ठीक है, और इसके बाद जो प्रश्न 30 है, हमारे प्रश्न संख्या 30 हमारे सामने है। न के स्थान पर न वर्ण का प्रयोग किस भाषा की व्याकरणिक विशेषता है। और इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि नेट के सिलेबस में जो वो राजस्थानी, ब्रज, खड़ी बोली, अवधि, इनका जो विशेषताएं भी पूछी गई हैं, तो व्याकरणिक विशेषताएं भी आ सकती हैं। तो विकल्प आपके सामने हैं।
प्रश्न संख्या 30 की, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, राजस्थानी या अवधी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ग, राजस्थानी भाषा। ठीक है, राजस्थानी हिंदी। तो ये भाषा विज्ञान से संबंधित हमारा जो था वो पहला भाग था। इसके बाद दूसरा भाग बहुत जल्द आएगा और आप अपना खुद का मूल्यांकन कीजिएगा। और इसका जो स्तर है, स्तर जो मैंने रखा है वो नेट जेआरएफ कॉलेज कैडर के मद्देनजर देखते हुए ही रखा है। ठीक है, तो आपको कितने स्कोर बन रहा है आपका वो भी आप मुझे बताएंगे। और मैं जल्दी जल्दी इसको पढ़ाया हूँ क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए बहुत अच्छी तरह की वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।